नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और अर्नब गोस्वामी ने फीनिक्स लीगल के माध्यम से अब बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है और इस याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट से यह गुहार लगाई गई है कि अन्वय नायक की सुसाइड के मामले में जो कुछ महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ कर रही है, जो जांच के नाम पर हो रहा है, उस सबको या तो रद्द किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए या फिर ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। निश्चित तौर पर इस सब के पीछे वो सारी वजह गिनाई गई है फीनिक्स लीगल के माध्यम से, यानी कि अर्नब गोस्वामी के वकीलों के माध्यम से, जिसकी वजह से इस मामले को या तो सीबीआई को देने की जरूरत है या फिर इसको रद्द किए जाने की जरूरत है। हाई कोर्ट को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं या फिर अब तक जो इसमें एक क्लोजर रिपोर्ट लगी थी उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उसके बार बार जो बयान आ रहे हैं उनके पीछे की जो बदनीयती है, जो गलत मंशा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस मामले को रद्द किए जाने की जरूरत है। इस मामले को रद्द किया जाए या फिर इसकी जो जांच अगर हाई कोर्ट को लगता है कि होनी चाहिए तो निश्चित तौर पर या तो सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जाए या किसी अन्य ऐसी ही स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपी जाए जो कि राज्य सरकार के दबाव में न हो। इस सब के पीछे हाई कोर्ट में यह बताया गया है कि अनिल देशमुख ने जब 27 नवंबर को यह फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अगले ही दिन एक बयान दिया और ये कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक सख्त चार्जशीट लगाई जाएगी जिससे अर्नब गोस्वामी बच न सके। इसके साथ साथ फीनिक्स लीगल की तरफ से वो हवाला भी दिया गया है कि किस तरीके से मई के महीने में ही अनिल देशमुख ने घोषित कर दिया था कि अर्नब गोस्वामी को हम जेल ले जाकर रहेंगे और उसको सजा दिलाकर रहेंगे। उससे पहले के जो सच सामने आए थे कि अनिल देशमुख के साथ में अन्वय नायक की पत्नी की मुलाकात हुई थी, अदन्या नायक की, और उसके बाद में अन्वय नायक की पत्नी से मिलने के बाद में अनिल देशमुख ने इस तरीके के बयान दिए थे। उसके अलावा शरद पवार के बयान भी थे, उद्धव ठाकरे के भी बयान थे, तो जिससे पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार बदनीयती से और गलत तरीके से काम कर रही है, जिससे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करने की कोशिश राज्य सरकार करती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जब राहत दी थी तो उस समय भी ये ऑब्जर्वेशन दिया था, एक ओपिनियन दिया था कि इस मामले में 306 के तहत अर्नब गोस्वामी या फिर जो दूसरे दो अन्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है, क्योंकि प्राइमा फेसी इस पूरे मामले में ये तीनों ही व्यक्ति कहीं भी सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। और जो क्रिमिनल लॉ का तमाम कानून है, चाहे वो लीगल एक्सपेक्ट हो या फिर केस लॉ हो, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में यानी कि 306 के केस में सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट बनना चाहिए, सीधे पॉजिटिवली रिलेशन होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए आप अगर नामित कर देते हैं या जो मरने वाला व्यक्ति है वो भी ये सुसाइड नोट में नामित कर देता है, तब भी अगर उस व्यक्ति का सीधा इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर नहीं आ रहा है तो उसको इस तरीके से सजा नहीं दी जा सकती है। यहां जो पूरा मामला है, अब इसकी सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 10 दिसंबर रख दिया है। उसके बाद में लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में जरूर ऐसा कोई फैसला लेगा जो कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए, अनिल देशमुख के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए एक करारा झटका होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी के मामले में लंबी सुनवाई चली थी और उस सुनवाई के दौरान जो सवाल उठाए गए थे धनंजय चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जो कि उस खंडपीठ के, जो कि अवकाशकालीन खंडपीठ थी, उसके अध्यक्ष थे, दूसरे जो जज थी वो इंदिरा बनर्जी थी, उसमें जो सवाल उठाए गए थे, उसमें जो कानून का प्रश्न उठाया गया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी महाराष्ट्र सरकार की। और उन सवालों को या उन ऑब्जर्वेशंस को जो कि अवकाशकालीन पीठ ने लिए थे उस फैसले में, लंबे फैसले में, उसको किसी भी हालत में कोई भी जज हाई कोर्ट का नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इससे पहले एसएस शिंदे और एमएस कार्निक की पीठ ने अर्नब गोस्वामी को राहत देने से मना कर दिया था। लंबी सुनवाई की गई थी, उसके बावजूद इस पूरे मामले को सिरे से नकारने जैसी बात हुई थी और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और छोटे जो कोर्ट्स हैं उनको साफ निर्देश दिया था कि आने वाले समय में वो ये ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के पास इतनी ताकत, इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो हर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और क्रिमिनल लॉ का जो एक
परंपरा पड़ी है और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक बड़ा फैसला लिया था और उसमें यह कहा था कि बेल नॉट जेल, हर हालत में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जब तक कोई अपराधी बेहद ज़्यादा संगीन जुर्म का मामला ना हो या अपराधी की प्रवृत्ति भी संगीन ना हो, तब तक बेल दी जा सकती है। और चूंकि ये जो मामला था यहाँ पर 306 का मामला बनाया गया था, उस मामले में पहले ही कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट जारी हो चुकी थी, उसके बाद इसको रीओपन किया गया। रीओपन भी राज्य सरकार के द्वारा किया गया, कोर्ट की परमिशन नहीं ली गई। उस स्थिति में यहाँ पर 306 के तहत जो गिरफ्तारी है वो गलत है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट का निर्माण या कोर्ट की जो पूरी की पूरी आधारशिला है वो नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए है और हर कोर्ट को, चाहे वो जिले के स्तर का हो या हाई कोर्ट हो, इन सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे आगे रखने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी जेल में रखा जाता है तो निश्चित तौर पर यह गैरकानूनी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की बातें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही थी और उसका दूरगामी परिणाम भी आगे देखने को मिला कि किस तरीके से समित ठक्कर को भी जमानत जिला कोर्ट से मिल गई और उसके बाद में दूसरे अन्य लोगों को लेकर भी इस तरीके के फैसले आए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक मामले में सीधे तौर पर राज्य सरकार से सवाल पूछ लिया था कि क्या वो हर उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेगी जो कि उसके खिलाफ ट्वीट करेगा या उसकी आलोचना करेगा। यानी कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट को एक स्पष्ट तौर पर जो दिशा निर्देश कह सकते हैं या उसको एक उसके पिछले फैसलों को लेकर जो एक समालोचना हुई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो आज याचिका लगाई गई है जिसमें सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा गलत नियत के द्वारा या बदला लेने की नियत से अन्वय नायक के मामले में अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और दूसरे जो नीतीश शारदा जैसे 3 लोग शामिल हैं, उनको फंसाने की कोशिश दोबारा से की जा रही है। उस पर स्टे लगाने की मांग की गई है। 10 दिसंबर को इसकी सुनवाई होनी है और उस सुनवाई के दौरान एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार के कुकर्मों से पर्दा हटेगा, उसके काले चिट्ठे खोले जाएंगे, उन पर चर्चा होगी और महाराष्ट्र सरकार से तीखे सवाल भी होंगे जिसके जवाब अब उसे फिर से तैयार करने पड़ेंगे। इस पूरे मामले में अनिल देशमुख की जो भूमिका दिखाई दे रही है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, लेकिन उस ऑर्डर को भी धता बताने की कोशिश, उस ऑर्डर का भी अपमान करने की कोशिश या उसको तिरस्कार करने की कोशिश अनिल देशमुख द्वारा जो की जा रही है। अनिल देशमुख का यह दावा करना कि वो इस मामले में सख्त चार्जशीट दाखिल कराएंगे, ये साफ तौर पर दिखाता है कि यहाँ पर वो बदले की भावना से कार्रवाई कराना चाहते हैं। उनका तथ्यों से या अपराध से कोई लेना देना नहीं है। अपराध हुआ है या नहीं ये निर्णय करना कोर्ट का काम होता है। कोई भी गृह मंत्री इस तरीके के आदेश जारी नहीं कर सकता, कोई भी पुलिस का अधिकारी या पुलिस के माध्यम से इस तरीके से किसी को निशाना नहीं बना सकता है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा था कि राज्य सरकार किसी भी हालत में क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल नागरिकों से बदला लेने के लिए नहीं कर सकती है। अगर आपको किसी व्यक्ति के विचार पसंद नहीं है या कोई व्यक्ति आपके ऊपर सवाल उठाता है तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वो टॉलरेंस दिखाए, वो सहानुभूति या सहनशक्ति से काम ले, न कि उस नागरिक से बदला लेने के लिए अपने जो क्रिमिनल लॉ है या पुलिस है उसको हथियारों की तरह इस्तेमाल करे। यानी इस पूरे मामले में जैसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बेजा तत्परता दिखाते हुए खोलने की कोशिश की और जिस तरीके से तमाम दूसरे इस पूरे मामले में खुलासे भी हुए कि किस तरीके से अन्वय नायक की पत्नी के साथ में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने जमीन की सौदेबाजी की थी। बाद में दूसरे मामले भी सामने आए थे कि अन्वय नायक की पत्नी शरद पवार के साथ कितनी बार मिली थी। तो ये सारा का सारा एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। अब इस साजिश का पर्दाफाश पहले सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, एक बार फिर से इसका पर्दाफाश हाई कोर्ट में भी देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र सरकार को अब तैयार रहना चाहिए हाई कोर्ट में अपनी किरकिरी के लिए, अपनी बेइज्जती के लिए, क्योंकि उसको जो सवाल पूछे जाएंगे, जो तथ्य रखे जाएंगे, उन सवालों के जवाब, उन तथ्यों के जवाब महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है, उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, अनिल देशमुख के पास नहीं है। उसके बावजूद वो अपनी गलती को मानने की बजाय बार बार एक जिद पर अड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उन्हें लगता है कि इस मामले में वो अर्नब गोस्वामी को जेल पहुंचा सकते हैं, जेल में उसके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। जैसा कि नवाब मलिक ने एक बयान दिया था कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना परेशान कर देंगे, इतना उसको हताश कर देंगे कि वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेगा।
इस तरीके की साजिश का खुलासा स्टिंग ऑपरेशन में हो चुका है और यही बात यहाँ हाईकोर्ट में याचिका में भी कही गई है कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को उठाया जाता है, फिर उनको लंबे समय तक एक स्कूल में रखा जाता है जो कि कोविड के तौर पर जेल बनाया गया था तलोजा जेल के कैदियों के लिए, और उसके बाद फिर बाद में उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और उनका ट्रांसफर तलोजा जेल में कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की पत्नी और बेटे के खिलाफ भी एक केस दर्ज कराया गया जिसमें यह कहा गया कि एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ उन्होंने अभद्रता की है, जबकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि अर्नब गोस्वामी को जो गिरफ्तार करने टीम गई थी उसमें सचिन बाजे नाम का वो व्यक्ति भी था जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और जो कई सालों तक निलंबित रह चुका है, लेकिन परमवीर सिंह ने उसको दोबारा से बहाल किया था। शिवसेना के कार्यकर्ता के तौर पर वो काम कर चुका है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से राज्य सरकार की जो साजिश है उसका पर्दाफाश हुआ था और अब हाई कोर्ट में दोबारा से उस साजिश के बार बार तथ्यों को रखा जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अपनी ही किरकिरी कराने में, अपनी ही बेइज्जती कराने में किसी भी तरीके से शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं और बार बार इस मामले को लंबा खींचकर जनता की नजरों में वो दिनों दिन और ज्यादा गिरते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।